हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। मींस इसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है number of moles of solute divided by total moles of all the components, right? तो अब देखो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मींस हमारा सोल्यूट क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। सो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, हमें गिवन है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो अब 20%, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 20% जो ये होता है ये मास बाय मास होता है, मास बाय मास परसेंटेज। सो इसका मतलब होता है कि 20% नहीं 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है हमारा, और जो परसेंट मीन्स कि टोटल जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम्स है। मीन्स 20 ग्राम्स तो सोल्यूट हो गया, और सोल्यूशन जो कंप्लीट सोल्यूशन की क्वांटिटी है दैट इज 100 ग्राम्स। तो अब इसमें से अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना हो मास, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20, 80 ग्राम्स, राइट। तो अब हम क्वेश्चन में पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है। तो मास ऑफ सोल्यूट से क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो देखो बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कैलकुलेट करना सबको आता होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो C2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 12 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास था 20 ग्राम्स, क्वेश्चन में गिवन था, अपॉन मोलर मास कितना आया हमने कैलकुलेट किया 62। सो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब डिवीजन में हमें चाहिए टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अब इस सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 1 इज सोल्यूशन में आपको गिवन नहीं है सेकेंड। सो सेकेंड को हम सॉल्वेंट को लेंगे एज वाटर। ठीक है, अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम उसको वाटर कंसीडर कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें चाहिए ऑल द कंपोनेंट, मींस इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें चाहिए एंड वाटर का चाहिए। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का हमने कैलकुलेट कर लिया मोलर मास एंड गिवन मास, मींस हमने मोल्स इसके कैलकुलेट कर लिए। अब हमें वाटर के भी मोल्स चाहिए, तभी तो हम उसको डिवीजन में लिखेंगे, लेकिन वाटर के मोल्स भी हमें गिवन नहीं है, तो हम सिमिलर इसी मेथड से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो प्लस गिवन मास कितना है वाटर का? 80 ग्राम्स, सॉल्वेंट है ना वाटर, तो 80 इज गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन इज 16, सो 18 ग्राम्स। तो 80 अपॉन में 18, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखो क्वेश्चन आपको बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करोगे? सेम इतना बड़ा मेथड करोगे? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। देखो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ना, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करते हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ऑल द कंपोनेंट्स का अगर हम सम करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो उसकी वैल्यू 1 आती है हमेशा। तो अब देखो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सो आप उसको अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा, है ना। सो इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2.2,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब सोल्यूट भी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, सिमिलरली हम इसी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास कितना है हमारे पास सोल्यूट का, फिर 5 ग्राम्स ऑफ NaOH, तो 5 ग्राम इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैलकुलेट कर लेते हैं। NaOH ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, एंड सोडियम का कितना होता है 23। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन आपको सोल्यूशन की वॉल्यूम किस में गिवन है, ml में गिवन है, सो ml से आप लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, राइट। कैसे करोगे, देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है, 1 मिलीलीटर कितना होता है 1 अपॉन में 1000 लीटर्स। ठीक है, अब हमें कितना मिलीलीटर गिवन है 450, सो कितना आ जाएगा 450 अपॉन 1000 लीटर्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 450 अपॉन 1000। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 5 अपॉन 40 इंटू ये ऊपर चला जाएगा पूरा 1000 अपॉन में 450, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.278। अब देखो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमें गिवन था, पीछे अगर आप बुक में चेक करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर गिवन था हमें मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आप बोलोगे डेसीमीटर क्यूब मैम ये कौन सी यूनिट होती है, इसके बारे में तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा। तो देखो जो 1 डेसीमीटर क्यूब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसका मतलब लीटर्स ही होता है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस मच मोल पर लीटर। ठीक है, और यूनिट्स भी सबकी याद करनी है आपको, जैसे मोलैरिटी की होती है मोल पर लीटर, या फिर आप अगर भूल भी जाते हो तो आप इसको नॉर्मली कैपिटल M से लिख सकते हो। ठीक है, ये इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ये भी हमारी यूनिट होती है। तो आपको हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की यूनिट जरूर याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.3, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो जो हमें कैलकुलेट करना है सिमिलरली उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, अब की बार वॉल्यूम नहीं, क्या होता है मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड। अगेन हमें मास दे रखा है सोल्यूट का 2.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं मोलर मास करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का फिर से 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 बार ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 16 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या गिवन है हमें बेंजीन।
75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। अब देखो हम फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन हमें गिवन किस में है, ग्राम्स में, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg। गिवन है हमें 75 ग्राम्स, तो 75/1000 kg। तो लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू को। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 1000/75, पॉइंट हटा के नीचे 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आप इसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी। मोलालिटी की यूनिट इसमें होती है मोल पर केजी। ठीक है, आसान था। सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएंगे, बस आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1, दैट इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मीन्स हमें मास परसेंटेज निकालना है। सो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख देते हैं, m/m परसेंटेज। क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मास था तो किस में होता है, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। अब परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 मत भूलना। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है हमें। अब देखो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, पहले तो यही देख लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन दिस मच। तो बेंजीन डिसॉल्व है तो मीन्स ये सोल्यूट है, और किस में डिसॉल्व है, तो ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसमें तो सारी वैल्यूज हमें गिवन ही है, बस हमें पुट करनी है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताओ कितना है, 22, बेंजीन है ना सोल्यूट, सो 22 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करना है हमें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, सिंपल। सो सोल्यूट इज 22 प्लस सॉल्वेंट इज 122, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 144। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। और मास बाय मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, सिंपल आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, काई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by total number of moles of all the components in solution। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा है बेंजीन एंड सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो फिर से हमें परसेंटेज में बोला हुआ है, परसेंटेज बाय मास, मींस मास बाय मास परसेंटेज हमें गिवन है। और इसका क्या मतलब होता है मास बाय मास परसेंटेज का, कि 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है एंड परसेंटेज है, तो मींस 100 ग्राम जो है वो टोटल सोल्यूशन है। ठीक है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में से 30 ग्राम सोल्यूट है, दैट इज बेंजीन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30 दैट इज 70 ग्राम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। मोलर मास देखते हैं, C6H6 जो है वो बेंजीन का फॉर्मूला होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप सॉल्व करोगे तो 78 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो डिवाइड बाय कर देंगे 78। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स है सोल्यूशन में, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों के मोल्स को ऐड कर देंगे। बेंजीन का यही हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखो मास हमें कितना गिवन है, 70 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास निकाल लेते हैं, CCl4, कार्बन का होता है 12, 4 इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5।
तो 4 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा? 14 प्लस में 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 154। ठीक है, 154 ग्राम्स जो है हमारे पास आ जाएगा इसका मोलर मास। तो डिवाइड बाय कर देंगे 154, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालो, तो कैसे निकालोगे? जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या होती है वो? 1 माइनस जो प्रीवियस हमारा सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो 2.3 क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला जल्दी बताओ। मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो इसमें हमें दो पार्ट गिवन है, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या बोल रहा है कि 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर सोल्यूशन, मीन्स हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सो हमें मास गिवन है कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का, एंड हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है और लीटर्स में ही गिवन है, तो हमें कन्वर्ट भी नहीं करना ml से लीटर्स में। सो एक पार्ट ऑफ कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। सो गिवन मास हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है गिवन मास अपॉन मोलर मास, हमें फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास देखो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन वैसे मैंने पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, कोबाल्ट का हमारे पास होता है 59 एटॉमिक मास, उसके बाद हमारे पास है 2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रेट। तो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सो 3 इंटू 16। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद डॉट 6H2, इसको भी आपको सिंपल करना है जैसे हम हर एक उसको मॉलिक्यूल को करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ऐसे डॉट है तो आपको ये नहीं है कि मैम इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो 6 इंटू H2O का आपको पता होगा, इतनी बार हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास H2O का? 18 होता है। ठीक है, तो आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, सो 291 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो 291 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम कितना गिवन है सोल्यूशन का? 4.3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, मोलैरिटी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट देखो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। What is question that 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। क्वेश्चन का मतलब देखो कि हमारे पास 30 ml जो है वो 0.5 मोलर सोल्यूशन था। 30 ml सोल्यूशन था, इतना मीन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 हमारे पास था। ठीक है, अब हमने क्या किया? डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब जो 30 ml था, डाइल्यूटेड मीन्स क्या होता है कि हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया। सो अब जो 30 ml था उसको हमने डाइल्यूट कर करके 50 ml तक हमने उसको फिल कर दिया। लेकिन देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 तो वही है, H2SO4 तो हमने ज्यादा डाला ही नहीं, जितना था 30 ml में उतना ये 500 ml में है। सो 30 ml जो इतना सा था, अब हमने उसको डाइल्यूट करके इतना बना लिया, दैट इज 500 ml। सो अब हमें बताना है कि जो नया जो 500 ml हमने सोल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मोलैरिटी कितनी है H2SO4 की। अब 30 ml में तो 0.5 मोलर था, मीन्स 30 ml में 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 थे। अब हमें बताना है कि 500 ml में कितने मोल्स ऑफ H2SO4 मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखो बच्चों, इसका ना एक और फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला, जिससे अगर आपको सपोज करो कि मैंने आपको दिया 1 मोलर सोल्यूशन, ये 1.5 ले लो, मैंने आपको दिया 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH,
सोच लेते हैं। तो 1.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH मैंने आपको दिया और उसका वॉल्यूम कितनी थी सोल्यूशन की, 30 ml कंसीडर कर लेते हैं सपोज टू बी, ठीक है। सो मैंने आपको दो सोल्यूशन दिए, जो ए सोल्यूशन था वो मैंने आपको इतनी कंसंट्रेशन का दे दिया। उसके बाद मैंने आपको दिया बी सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन है सपोज टू बी 0.5 मोलर, और अब की बार NaOH ना लेके हम बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। सो 0.5 मोलर बेंजीन का हमने ले लिया, अब की बार हमने लिया 50 ml, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मैंने ए और बी सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, दोनों सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया, तो जो नया सोल्यूशन हमारे पास बना है उसकी मोलैरिटी मुझे बताओ, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने ए सोल्यूशन एंड बी सोल्यूशन जो है वो उनको मिक्स कर दिया, एक सोल्यूशन बन गया, तो अब जो नया सोल्यूशन फॉर्म हुआ है उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, हमें करना है M1V1 प्लस में M2V2 इज इक्वल्स टू MXVX। ये MXVX किसका आ जाएगा, जो न्यू सोल्यूशन हमारे पास फॉर्म हुआ है उसका, ठीक है। और M1V1 हमारे फर्स्ट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, M2V2 हमारे सेकंड सोल्यूशन का। सो उन दोनों को ऐड करने पे हमें थर्ड सोल्यूशन का। सो ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो इसको लर्न कर लेना। अब देखो, अब बी पार्ट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो हमें दो सोल्यूशन तो गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन हमें गिवन है, उसके बाद जो नया सोल्यूशन फॉर्म हुआ उसकी हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो ये तो और भी इजी हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको गिवन है। तो देखो बी पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हम सिंपल सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो सिर्फ ये और ये पुराना सोल्यूशन और न्यू सोल्यूशन जो फॉर्म हुआ है सिर्फ उसी को लिख देते हैं, सॉरी। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 इज इक्वल्स टू MXVX, और M2V2 भी आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं M1 कितना था, मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 0.5 एंड V1 कितना है 30 ml, ठीक है। तो 0.5 इंटू 30 इज इक्वल्स टू MX, तो हमें निकालना ही है नए सोल्यूशन की मोलैरिटी, तो और नए सोल्यूशन की की वॉल्यूम कितनी है 500 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गई 500 ml। अब हमें MX फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500 ml। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 0 कैंसिल, 5 10s, तो आपके पास आ जाएगा 0.03 मोलर, ठीक है। तो जो नया सोल्यूशन हमारे पास फॉर्म हुआ है उसकी कितनी आ गई कंसंट्रेशन 0.03 मोलर, ठीक है। इजी था, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा फिर। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है द मास ऑफ यूरिया। अब की बार हमें मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप, अलग ही टाइप है इस क्वेश्चन की, तो इसको आप अच्छे से समझना। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मीन्स हमें क्या गिवन है, मोलैलिटी, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो मुझे इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो स्टेटमेंट होती है इसका मतलब क्या होता है। 0.25 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 0.25 मोल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, तो यूरिया ले लेते हैं। 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, आया याद। तो अब हमारे पास इस स्टेटमेंट का मतलब ये बन गया। तो इससे हमें कई सारी बातें पता चली हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें इतने मोल्स ऑफ यूरिया है और जो सॉल्वेंट है वो कितना है 1 kg, और आप 1000 ग्राम्स भी बोल सकते हैं। सो अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया हमें निकालना है। कौन सा मास निकालना है, जो हमारा 2.5 kg एक्वस सॉल्यूशन को बनाने में यूज हुआ है। मीन्स देखो 1000 ग्राम को बनाने के लिए इतने मोल्स ऑफ यूरिया यूज हुए, लेकिन हमें निकालना क्या है कि 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मास ऑफ यूरिया जो है वो यूज हुआ है।
तो हमें पता है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को निकालने के इतने मोल्स यूज हुए। मोल से अब हम मास निकाल सकते हैं, पहले तो मास पे आ जाते हैं ना, क्योंकि हमें मास ऑफ यूरिया निकालना है। हमें kg से मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से पहले हम मास ऑफ यूरिया पे आ जाते हैं। सो मोल से वही हो जाएगा, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स हमारे पास है 0.25। गिवन मास कितना है नहीं पता, हमें मास ही तो निकालना है कि 1 kg सॉल्वेंट के लिए हमें कितना मास ऑफ यूरिया यूज हुआ। उसके बाद मोलर मास ऑफ यूरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मोलर मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 प्लस कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 अगेन नाइट्रोजन 14 प्लस 2। तो इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो 60 ग्राम्स पर मोल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 60 आएगा वैसे तो गिवन मास हमें निकालना है अपॉन 60। तो मास कितना आ गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 और ग्राम्स में लिखें तो 15 ग्राम्स आपके पास जो है वो मास ऑफ यूरिया आ जाएगा। मींस दिस 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 15 ग्राम मास ऑफ यूरिया कितने सॉल्यूशन में यूज हुआ है, ये 1000 ग्राम्स और 1 kg लिख लो। 1 kg सॉल्यूशन सॉल्वेंट, सॉरी वो क्या है सॉल्वेंट, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है सॉल्यूशन। तो अभी भी देखो हमारे पास दोनों चीजें कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है मास ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे मास ऑफ क्या है यूरिया। अब मास ऑफ यूरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया 1 kg सॉल्वेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन है तो यहाँ भी हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब देखो ये सॉल्वेंट का मास है तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मास तो हमें मिल गया जो कि हमें इस स्टेटमेंट से पता चला। तो सॉल्वेंट का कितना है 1000 ग्राम्स, ग्राम्स में निकालते क्योंकि मास ऑफ यूरिया भी हमारे पास ग्राम्स में है और हम हमेशा यूनिट को चेक करके ही ऐड कर सकते हैं। मींस जिन भी दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए हमेशा। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 15, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा तो 1015 ग्राम। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन, मतलब 1015 ग्राम सोल्यूशन बनाने के लिए 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया हमें चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करो जो कि 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन हमारे पास आया क्या है कि 1015 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितना यूरिया यूज हुआ है, लेकिन अब हमें निकालना है 2.5 kg के लिए। सो क्या करेंगे देखो इसमें यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, ठीक है। अब 1 ग्राम्स में अगर हम निकालें तो 15/1015 ग्राम्स ऑफ यूरिया, और निकालना हमें किस में था क्वेश्चन में देखो 2.5 kg। तो 2.5 kg को हम कितना लिख सकते हैं इतना ही होगा ना। 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, उसमें कितना यूरिया है सिंपल आपको बस मल्टीप्लाई करना है 2500 से, तो ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ यूरिया और ये कितना आएगा 37 अप्रोक्स आ जाएगा 37 ग्राम्स। ठीक है आया समझ, बहुत ही इजी था, कुछ भी नहीं किया हमने, बस हमने क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट से हमने इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करी, फिर हमने उसको ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट किया जो कि हमें निकालना था, तो हमने उसी टर्म्स में ताकि हम उसको कंपेयर कर सके यूनिटरी मेथड से, बस हमने इतना किया और कुछ भी हमने कैलकुलेट नहीं किया। बहुत ईजी है देखो, सबसे पहले मोल से हमने मास निकाल लिया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना यूरिया यूज हुआ, उसके बाद सॉल्वेंट से हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया कि इतने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन से हमें सॉल्यूशन में हमें 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। उसके बाद हमने निकाल लिया इजीली कि 2.5 kg में कितना प्रेजेंट होगा, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.5 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। तो देखो कैलकुलेट द मोलालिटी
molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% aqueous solution of Ki is given। ठीक है, तो हमें पहले मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ moles of solute divided by volume नहीं, mass of solvent in kg। ठीक है, moles of solute क्या गिवन है हमें? Ki। मास कितना गिवन है? 20% मीन्स 20 ग्राम्स सोल्यूट हो गया, प्लस 80 ग्राम्स हमारा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट गिवन नहीं है, सो वाटर होगा। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, Ki का मोलर मास निकाल लेते हैं कि पोटेशियम का कितना होता है मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है पोटेशियम का? 39, प्लस आयोडीन का होता है 127। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे 166 आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 166 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या गिवन है हमें? सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का मास गिवन है 80, केजी में लेना है तो 80 को 1000 से डिवाइड। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 20/166 1000 अपॉन 80, 2 4 का 8, बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मोलालिटी हमारी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट इज मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, सो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने पहले ही कैलकुलेट किए थे, मोलालिटी फाइंड आउट की तब, मीन्स 20/166, तो 20/166 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या गिवन है? नहीं है गिवन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 20% था तो मैंने आपको बता रखा है, तो परसेंट मीन्स 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, अब डेंसिटी गिवन है और मास गिवन है, तो इससे आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला यूज होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। सो डेंसिटी हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या हम? इजीली निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज 1.202, वॉल्यूम हमें निकालनी है, मास इज 100 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 100/1.202। ठीक है, और ये ग्राम्स पर ml में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और ये ml में हमारे पास आ जाएगा। सो 100/1.202, वॉल्यूम कितनी आ गई? 100/1.202 ml। ठीक है, अब ml है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से भी, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर्स में। ठीक है, सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये पार्ट देखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? 20/166 ग्राम्स था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट तो यही हो गया, प्लस में सेकेंड कंपोनेंट क्या था? वाटर। वाटर का कितना होता है? वाटर का गिवन मास हमारे पास 80 था, है ना? 80 था, और मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा?
क्या निकालना था हमें, KI का। ठीक है, तो ये सारी बात थी हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की सॉल्यूशन चैप्टर की। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग।